तो हमने कहा था 3 स्टेप ध्यान दे रही है। पहला स्टेप क्या बताया था? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? उस पार्टिकल पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उन किस डायरेक्शन में है, ये होता है। सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया था? उसको रिजॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब टेढ़े को सीधा कर लेंगे। और थर्ड स्टेप में हमने कहा 2 रास्ते हो जाते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स एंड लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, और इक्विलिब्रियम नहीं है तो फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्सेज अलोंग, और आर इज इक्वल टू √px² प्लस py²। क्लियर हो गया? ये स्टेप्स हमने आपको बताए थे, उन पर हमने क्वेश्चंस कराए थे, एक्सरसाइज आपको हमने दिया था जिसमें ये क्वेश्चन आपको करना था। अब इसमें यह है कि बॉडी वेट 2 kg ये दिया गया है, सस्पेंडेड एज शोन इन अ फिगर, द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ये वाली, इसी को हमें फाइंड करना है, ठीक। और आंसर दिया इन किलो वेट, इसे निकालना है केजी वेट में। अब देखिए कैसे करेंगे। तो अब आओ नंबर 1, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हुआ? 2 kg वेट डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, T1 इधर काम कर रहा है, इधर कुछ नहीं दिया, इसका नाम हमने दे दिया T2, ठीक। यहाँ दिखेगा नहीं तो हम इधर बना ले रहे हैं दोबारा। ये देखिए, ये आपका है 2 kg, ठीक। और ये एंगल आपको दिया गया 30 डिग्री, इसको हमने नाम दे दिया T2, इसको नाम दे दिया, तो ऑलरेडी दिया ही था, T1 था। फ्री बॉडी डायग्राम आपका क्लियर हो गया। तो टेढ़ा कौन है इसमें बताओ? ये वाला टेढ़ा है। इसको क्या करोगे? सीधा करोगे। तो सीधा करोगे, ये एंगल 30 है, तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ये बार बार बता चुके हैं, पैरेलल लाइन है, लाइन काटती है तो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये भी 30 हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं 30 डिग्री। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो रिजॉल्व करने का तरीका हमने क्या बताया था कि जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है? कॉस, और जिधर एंगल नहीं उधर क्या होता है? तो इधर एंगल दिया गया तो इधर कॉस आएगा, तो इधर आएगा T2 cos 30, और इधर क्या आ जाएगा? T2, जिधर एंगल है उधर कॉस रहेगा, जिधर एंगल नहीं उधर क्या रहेगा? साइन रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा तुम लोग ये हो सकता है कि दिमाग में हो कि हम कैसे पता करेंगे कि ये, तो जब रिजल्टेंट वर्ड यूज किया जाए, नेट वैल्यू यूज किया जाए, तो समझ लो रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है। अब कहीं ये दिया जाए T1 निकालो, T2 निकालो, तो समझ लो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रही है। और वैसे भी यहाँ पार्टिकल आपका बाउंड है, कहीं जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, तो बताओ यहाँ क्या करोगे? ये हो जाएगा आपका T2 sin 30 इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा? ये T2 cos 30 इज इक्वल टू T1, ठीक। एक चीज और ध्यान दो, ये T1 एक्चुअली होता है न्यूटन में, ठीक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया आप केजी वेट में निकालो। केजी वेट में निकालना, इसलिए हमें यहाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज यदि न्यूटन में दिया जाता तो हम इसको क्या करते? चेंज करते, और चेंज करने का ये न्यूटन लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझ लो कि क्या होता है। इधर देखो, कहीं भी लिखा हो केजी वेट, इसको क्या करो? 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो बदल जाए किस में? ये न्यूटन में। और कहीं लिखा ग्राम वेट, तो इसको मल्टीप्लाई करो 900, तो ये कन्वर्ट हो जाए किस में? डाइन में। ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक। अब यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और यही क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? अब तुम्हें बताओ वैल्यू किसकी निकालनी थी? T2 की निकाली थी? नहीं, T1 निकालना था। तो जो T1 निकालना था, दोनों डिवाइड कर दोगे, T2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो डिवाइड कर दो, 1 को 2 से क्या कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। साइन और कास मिलके क्या बन जाएगा? यहाँ tan 30 हो जाएगा, और ये 2 अपान क्या हुआ? T1। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपान tan 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपान रूट, तो √3 कहाँ चला जाएगा?
तो आंसर हमारा क्या आएगा 2√। ठीक, उतार डालिए। ओके, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ये तो ये वाला हो जाएगा, बोलो। रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, और इसके बाद ये वाला देखिए 44 देख लीजिए, नहीं 43 देख लो। 40 ये वाला हो जाएगा ना सबका, केवल रिजॉल्व करना है इसलिए बता नहीं रहे। जब यही हालत है, ये आपका देश है। ये आर है, तो हमने ये कहा था जिधर एंगल होता है उधर क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा। जिधर एंगल नहीं होता उधर क्या लिखोगे, साइन थीटा। ठीक, तो ये हम लोग लिख रहे थे px हम निकाल लिए, तो बताओ फिर से लिख दे रहे हैं। px बताओ क्या हो जाएगा 8, और ये क्या आ जाएगा बताओ 5 cos 37, और ये हो जाएगा -10 cos 50। अब बताओ ये 8, 5 और 37 की वैल्यू दी गई है 4/5 -10 और 53 की बताओ 4/, किसका 37 का दिया है 4/5 और ये 3/5। तो ये आंसर कितना आया था हमारा। अब पी वाई आ जाओ, इधर देखो, इसको रिजॉल्व करो, बताओ ये कितना आ जाएगा 5 sin 30। इसका बताओ इधर क्या आ जाएगा, बोलो, प्लस की माइनस, प्लस 10 sin 53, और ये देखो नीचे है तो क्या करेंगे, ऊपर के लिए माइनस हो जाएगा। माइनस में कितना हुआ, अब बताओ 5 sin 37 की वैल्यू बताओ कितनी दी गई है 3/, तो 3/5 प्लस 10 sin 53 कितना दिया है 4/5 माइनस, तो ये कैंसिल हुआ 3 हुआ, ये आ जाएगा 5 2 जा, ये 8 हुआ, -3 हुआ, तो आंसर हमारा क्या आया। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट बोल दो 6 स्क्वायर प्लस, तो कितना आएगा ये 36, ये आएगा 64, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा। अब मान लो इसी में एंगल निकालना हो, क्या पूछा गया था, रिजल्टेंट। अब उतार लो, एंगल निकालना तो क्या करते बताओ, py/px, tan थीटा इज इक्वल टू py/px। क्वेश्चन है कि देयर आर 4 फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट P प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर व्हिच इज एट रेस्ट। अब इन्होंने बता दिया किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट मतलब क्या होगा, इक्वली। फाइंड द फोर्सेज F1 एंड F2। अब ये फिगर आपका है, देखिए ध्यान से, तो क्या करो, इसको रिजॉल्व करो। तो रिजॉल्व करेंगे, देखो ये बना हुआ है आपका, ठीक, ये आपका इस साइड में F1 है तो हमने F1 लिख दिया ऐसे, नीचे यहाँ पर F2 है, हमने ऐसे F2 लिख दिया। अब बताओ ये 1 न्यूटन का है, 45 है, रिजॉल्व करोगे इधर क्या आएगा, कास की साइन, कास आएगा, तो ये हो जाएगा 1 cos 40। चलो इसका इधर क्या आएगा, साइन आएगा, ये हो जाएगा 1 sin 40। इसको रिजॉल्व करो, इधर क्या आएगा बताओ, कास की साइन, कास आएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 40। इधर क्या आएगा 2 sin 40। अब ये इक्विलिब्रियम खुद ही कह दिया, रेस्ट है तो इक्विलिब्रियम है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, तो बताओ ऊपर की ओर जो लग रहे हैं कौन कौन से लग रहे हैं, 1 sin 45 प्लस 2 cos 45 इज इक्वल टू, ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा,
ये वैल्यू क्या हो गई 1/√2, ये क्या हो गई 2/√2 इज इक्वल टू 2 और 1 मिलके क्या हुआ तो 3/√2 इज इक्वल टू F2 निकल आया तुम्हारा। अब इस पर आ जाओ, तुम लेफ्ट राइट वाले पे आ जाओ, इधर हम लिख दे रहे हैं। तो अब बताओ क्या करोगे यहां पर, ये हो जाएगा तुम्हारा F1 प्लस 1 cos 45 इज इक्वल टू 2 sin 40, तो F1 प्लस 1/√2 और ये 2/√2, तो F1 इज इक्वल टू 2/√2 1/√2, तो क्या बचा बस, अब उतार डालिए आप। ठीक, तो थर्सडे से आपका लाइट स्टार्ट हो रही है 2 से 4 में। ठीक, सबको आना है, मतलब एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास है। आपको पूरे 6 दिन पढ़ना है 2-2 घंटे, तो 6 दिन मतलब हो गया MWF में आपका हो गया और TTS में 2 बजे से। और इसीलिए हमने ब्रांच उस पर अलग रख दिया है, लाइट रख दिया, हल्की ब्रांच है, थोड़ा सा आदत में आ जाए, क्योंकि 2 बजे के बाद तुम लोग सोने की आदत होगी, घूमने की आदत होगी, तो थोड़ा बॉडी सेट हो जाए। नहीं, TTS थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्सडे TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, क्योंकि 2 घंटे में फिजिक्स नहीं खत्म हो पाएगी। 45 में है 3 vectors each of magnitude A are acting at a point such that angle between any two, अब जरा इसका जरा मतलब समझो क्या है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज की ज़रूरत है। करें 3 vectors each, सबका मैग्नीट्यूड कितना है A है, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट एंगल बिटवीन एनी टू, किसी 2 के बीच का एंगल कई डिग्री आ रहा है बताओ 60 डिग्री आ रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, तो इसको तुम लोग बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। देखो क्या बता रहे हैं, 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर आपका A हो गया और हर एक के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, तो दूसरा वेक्टर देखो ये भी A है और ये कितना हो गया 60 डिग्री, तीसरा भी A है और एंगल वो भी कितना बना रहा है ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। 3 हो गए और तीनों A हैं और हर एक के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये 60 ये 60। अब तुम्हें क्या करना है बताओ, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्सेज अलोंग, अब क्या करो इसको रिजॉल्व करोगे। थोड़ा अब तुम्हें रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको हम फिर से बना रहे हैं। ये तुम्हारा A हो गया, ठीक, और ये जो A है ये वाला बना दिया हमने, ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। अब बताओ ये 60 है तो ये बचा कितना 30 डिग्री बचा, बोलो। और ये 60 है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा यहां से कितना बनाएगा ये बता दो हमें, बस यहां से कितना बनाएगा बताओ 30 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, पूरा यहां से यहाँ 60 था तो ये देखिए यहाँ 30, ये इतना 60 हो गया, नहीं 1 मिनट, ये 60 हो गया और इस 60 से 60 बना रहा था और ये हमारा ये वाला 30 है ही है, तो बचा कितना 30 बचा। अब रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हम रिजॉल्व x अलोंग और y के अलोंग करते हैं, तो ये बता दो px अलोंग हमारा कौन सा हुआ a, इसका बताओ वैल्यू क्या आएगा a cos 60 आएगा। इसको रिजॉल्व करो, अब इसको जो रिजॉल्व करोगे तो इधर कितना आएगा बताओ, साइन की कास साइन आएगा, यहाँ प्लस की माइनस माइनस आएगा, माइनस a sin 30। अब ये वैल्यू आपकी a हो गई,
और ये बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो वो a/2, sin 30 की वैल्यू a/2 कैंसिल होकर क्या बचा। अब आ जाओ तुम py, अब py पे आ जाओ, y कंपोनेंट पे बताओ, इसको रिजॉल्व करो, इधर क्या आएगा साइन की cos, साइन आएगा, तो क्या आ जाएगा a sin 60, इसको रिजॉल्व करो, इधर क्या आएगा बताओ cos की साइन, cos आएगा, तो क्या होगा a cos 30। अब बताओ sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 क्या होती है √3/2, तो √3/2 इंटू a, तो बताओ ये आंसर क्या आएगा a√3, क्योंकि दो दो कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा बताओ px² प्लस p, तो ये हो जाएगा a² प्लस a√3 का होल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा a², ये कितना हो जाएगा 3a², 3a² a² मिलके 4a², तो आंसर हमारा क्या आएगा। ठीक, ओके हो गया। चलो ये देखो 46, अब इसमें क्या है ध्यान दीजिए, द x एंड y कंपोनेंट ऑफ फोर्स F एक्टिंग 30 डिग्री टू x एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली, तो हमें लग रहा कर लोगे, मतलब क्या हो जाएगा ये F है और ये एंगल कितना बना रहा है, इधर क्या आएगा F cos 30, इधर क्या आएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r along the x axis will have maximum वैल्यू, चलो बताओ किधर होगा। फर्स्ट दिया है r is along पॉजिटिव y एक्सिस, r is along x एक्सिस, r मेक्स एंगल 45, r is along नेगेटिव, कौन सा करेक्ट है बताओ। इधर देखिए कोई वेक्टर r है, अब ये जो r होगा along x एक्सिस ले जाओगे तो x एक्सिस में जो वैल्यू आएगी r cos, इधर जब आएगा तो ये 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी इधर आएगी, और इधर ले जाओगे तो आएगा ये 90 आ जाएगा, वो सॉरी r साइन में आ जाएगा, तो इधर वैल्यू मिनिमम आएगी 0 हो जाएगी। 90 डिग्री पे कंपोनेंट वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए cos 0 का मैक्सिमम होता है, तो अलॉन्ग x एक्सिस ही वैल्यू इसकी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताओ, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये है, सिक्स kg वेट और ये दिया है 50 न्यूटन, ठीक, ये एंगल आपको थीटा दिया है। अब क्वेश्चन पढ़िए जरा, मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसका लेंथ दिया 2 मीटर फ्रॉम द ट्री, अब फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, इसकी बात कर रहे हैं, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, ये स्ट्रिंग है पूरी, यहाँ मिड पॉइंट पे लगाया गया, ठीक, द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये एंगल तुम्हें निकालना है कि ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। पहली बात यहाँ है स्ट्रिंग की लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बताओ फ्री बॉडी डायग्राम, ये 50 आपको क्लियर है, ये आपको क्लियर है, ये स्ट्रिंग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोई भी स्ट्रिंग है और उसमें जो है ये स्ट्रिंग लगी हुई है तो टेंशन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये टेंशन आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, हमने क्या बताया था, टेढ़े को सीधा करो, कौन टेढ़ा है इसमें बता दो, ये वाला टेढ़ा है, इसको सीधा करोगे तो इधर क्या आएगा बताओ, कास की साइन, इधर कास आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बताओ। अब सिस्टम आपका कैसे है, इक्विलिब्रियम है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, तो ये जाएगा T sin थीटा इज इक्वल टू 50,
और यहाँ t cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है, ये आपका केजी वेट में है और टेंशन हमारा न्यूटन में, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ आंसर टेंशन पूछा गया था और केजी वेट पूछा गया, इसलिए नहीं बदले। तो यहाँ 6, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9.8 लिखे हो, जी की वैल्यू थी आपकी, ठीक। अब यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, यही क्वेश्चन नंबर आपका। तो क्या करोगे, फर्स्ट सेकेंड को क्या कर दो बताओ, डिवाइड कर दो। टी से टी क्या हो गया, साइन अपान कास, ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। और ये कितना आ जाएगा बताओ, 5/, अब यहाँ कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ रही जो 30 डिग्री और ये सब बता सको। तो एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखा हुआ है समझाने के लिए, अदरवाइज हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने सब डाटा चेंज कर दिया जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई है। क्यों, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, रीजन समझो। यहाँ देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स 0.83 की वैल्यू कितनी दी गई है। इसका मतलब जो तुम सॉल्व करके देख लेना, ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये आएगी 0.833, यही आएगी ये। और जब यही आएगी तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.833 आया। और इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, 39। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 39 डिग्री 48 मिनट। अब देखो यहाँ 39 48, यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका हो जाएगा। बोल दो, क्लियर हो गया, यही वैल्यू हो गया। तो अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, इधर ध्यान दो, इस तरह का क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया जाएगा, जो समझदार स्टूडेंट होगा वो ये सब करेगा नहीं, वो सीधे यहाँ देखेगा और यही आएगा और खर्च आंसर लगा देगा। तो इस तरह का डाटा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा डाटा मिलेगा कि या तो 30 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाए, 1/√3 आ जाता, √3 आ जाता, ऐसा वैल्यू दिया जाएगा। ऐसा देने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इसका आंसर सीधे आपको यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हमने इसलिए रख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक। बाकी जहाँ जहाँ इस तरह क्वेश्चन थे मैंने उनके डाटा चेंज किए हुए हैं। अब उतार डालो तुम लोग। एक्चुअली एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं वही हैं, इन्होंने कहीं कुछ चेंज नहीं किया है। अब हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे आ जाते हैं। ये सब हमने पढ़ा दिया था, ठीक। इधर देखिए, यहाँ तक हो गया था ना। अब ध्यान समझो, यहाँ से जो लोग कोई नए बैठे हो वो भी समझ ले पहले क्या हम बताना जा रहे हैं। देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इधर को आई, ठीक, और ये क्या लिए थे, जे, ये -i, ये -j, ये k, ये सारे यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब होता है इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि mod i, mod j, mod k इज इक्वल टू, आसान हमारे लिए क्या हो जाता है, कहीं हमने लिखा है f इज इक्वल टू 2i 3j + 4k, तो हमें समझ में आ जाता है कि x एक्सिस फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, y क्या लग रहा है, 3 न्यूटन, z पे क्या लग रहा है। क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और क्लियर हमारे लिए क्या हो गया, हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। तो i j के आर यूनिट वेक्टर अलोंग x y एंड z एक्सिस, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग ये लेकर चले थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, स्काई, और इसके नीचे फिर क्या हो जाएगा, अर्थ। इसमें हमने लिया था i, -i, j, -j, k, -k। अब ये जो i j k हैं, ये फिजिक्स में दो तरह काम करेंगे। एक तो कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम आएगा, और एक कहीं क्या आएगा,
मल्टीप्लिकेशन का काम आएगा। मल्टीप्लिकेशन वाले में दो रास्ते आ जाएंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा, और यहाँ जो एडिशन, वहाँ दो रूल हम बताएंगे आपको। और यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही होगा जो अलजेब्रा में आपने पढ़े हैं, एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड का रोल था वही आई जे के का रोल है। एक्स में एक्स में ऐड होता है, वाई में वाई ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और जेड में जेड होगा। ऐसे यहाँ पर आई में आई, जे में जे और के में के ऐड हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल बिल्कुल 6 क्लास की अलजेब्रा है। ठीक, मल्टीप्लाई में आपके दो रूल आ जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया दो चीज़ें प्लस प्लस हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। माइनस माइनस है तब भी हमने कहा था ऐड कर लेंगे, साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। ये सारी बातें हम लोग पढ़ लिए थे। आज इसी पे क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं। क्वेश्चन 53 है, पार्टिकल मूव 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए ध्यान से, अब बना लो इसको। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो 4 मीटर टूवर्ड्स किधर जा रहा है, नॉर्थ, ये लिख दिया हमने। एंड 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब इधर देखो, ऐसे यहीं से मुड़ जा रहा है ईस्ट। तो वेक्टर में हमने क्या बताया था, चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, पैरेलल जाने पे कोई फर्क। वेक्टर को पैरेलल मूव कराते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। एंगल दे दोगे तो बदल जाएगा। मान लो ये 10 न्यूटन है और ये 30 डिग्री है, तो आंसर आ जाएगा 10 cos 30, बदल जाएगा। लेकिन पैरेलल मूव कराने में कोई इफेक्ट, तो हम यहाँ ना बना के, यहाँ ना बना के हम यहाँ बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है तो क्या किया करो, इनको आई जे के निकाल के उसका माड ले लिया करो। तो ये बताओ, इसको आई जे के बनाना चाहते हैं तो वेक्टर एस लिख दिया हमने। ये बताओ आई रहेगा कि जे रहेगा, आई रहेगा। ये बताओ क्या रहेगा, जे रहेगा। अब इसी का माड ले लो, और माड लोगों बताओ, माड लेने का तरीका बता चुके हैं। ठीक, जो ना जानते हो देख लें हल्का सा। ये जो है A1i, A2j, A3k है। जो माड लेते हैं इसका, तो माड क्या हो जाता है, अंडर रूट बोलो, आई का कोएफिशिएंट A1 स्क्वायर, फिर A2 स्क्वायर, फिर A3 स्क्वायर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4 रूट। ये भी हम आपको मैथ पढ़ा चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स रूट 2। ऐसे 3 बार होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, एक्स रूट। ठीक, अब उतार डाले तो आगे बताएं हम। अच्छा, जिनका ट्रिग्नोमेट्री छुट्टी हुई है वो लोग जो हैं संडे को 10 बजे आ जाएंगे। ठीक, उसी दिन ख़त्म कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री आग पढ़ लेंगे। और जिनका अलजेब्रा छुट्टी हुई है वो लोग जो हैं यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल दिया है, उसको आप देख डालिए पूरा। बिना मैथ के फिजिक्स नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। क्वेश्चन है, पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ। अब इधर देखिए, ये आपका नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ। 30 मीटर नॉर्थ तो 30 मीटर ये हो गया। 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट आपके ये हुआ, ये कितना मूव कर रहा है, साउथ वेस्ट का मतलब हो गया एंगल कितना होगा, 40, बीचों बीच में हुआ। चाहे इधर 45 लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही हो गई। अब तुम वेक्टर में लाओ इसको, ये किस में आएगा, आई, ये और ये नहीं, उसी प्लेन में चल रहा है। अब जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन को, इधर देखो, इधर ध्यान दो। ये आपका हो गया ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। पहले पार्टिकल किधर चला, नॉर्थ, ऐसे गया ये, फिर किधर गया, फिर साउथ वेस्ट, ऐसे चला रहा है ये। देखो इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला आया ऐसे।
ये ऐसे जा रहा होता, ऐसे जाकर ऊपर चला गया होता, तब वो जेड होता, तब जेड एक्सिस होता ना। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या होता है? जेड एक्सिस। ऊपर नहीं जा रहा है, इधर देखो, इधर गया, ऐसे चला आ रहा है। मतलब हम ऐसे दिखा दें, इधर गया नॉर्थ, इधर गया ईस्ट, और ये देखिए ये ऐसे आ रहा है। तो जब ऐसे आ रहा है, इसको के नहीं लिख सकते हो, इसको क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग। तो अब जो रिजॉल्व करोगे तो बताओ इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 30√2 cos 40, और इधर क्या आ जाएगा? 30√2 sin 45। एक मिनट दोबारा बना दें। इधर देखिए, ये आपका कितना था? 30। ये बोलो कितना? 20। अब जो हम रिजॉल्व सीधे कर दे रहे हैं, चलो बना देते हैं। ये 45, ये आपका 30√2, तो इधर क्या आएगा? 30√2 cos 45, इधर क्या आएगा? 30√2। अब तुम वेक्टर में लाओ इसको, आई जे के में लाओ। चलो बताओ, ये बोल दो 20i, ये बोल दो 30j, ये बोल दो माइनस बोलो 30√2 cos 45j। ये माइनस जो होता है उसकी वजह से ये माइनस हुआ है। और ये बोल दो -30√2 sin 45, और ये अब देखिए 20i 30j, और ये देखो ये 45 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 30j आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 30i आएगा। अब बताओ 30i और ये 30 30 कैंसिल हुआ, तो आंसर हमारा कितना आया? इसका मॉड ले लो, और मॉड ले लोगे तो क्या आ जाएगा? -10 का स्क्वायर करोगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? अब उतारो तो बताएं फिर अगला हम। क्लियर हो गया? कहीं भी इस तरह क्वेश्चन आवे, बस आई जे के लेकर मार ले लिया करो बस। एक चीज यहाँ डायरेक्शन भी दिया गया है, तो ये बताओ डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये माइनस, देखो इसको ये लिख सकते हो ना 10-i, क्या लिख सकते हो इसको? 10 और ये -i कौन सा डायरेक्शन है? ये +i हुआ, इधर हुआ नॉर्थ, इधर हुआ साउथ, इधर हुआ ईस्ट, और इधर क्या हुआ? तो क्या लिखेंगे बताओ? 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। 10 मीटर टूवर्ड्स क्या लिखोगे? वेस्ट, क्योंकि -i आया है। +i आया तो क्या लिखते? टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, बोलो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना? वेडनेसडे को 1 बजे से अब टेस्ट हुआ करेगा हर 15 दिन में। तो ये जो वेडनेसडे आएगा तो 1 बजे आपका जहाँ तक पढ़ाए रहेंगे वहाँ तक टेस्ट रहेगा। 50 हो गया ना? अब इधर देखो 55 देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो। चलो बताओ क्या कह रहा है? पर्सन मूव 10 मीटर नॉर्थ। चलो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड 10 मीटर नॉर्थ, ये हो गया आपका। 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया। फाइनली 30 मीटर टूवर्ड्स स्काई, ये स्काई है।
और इधर अर्थ होता है, बोल दो, मतलब कि ये डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड। अब वेक्टर में लाओ इसको जरा, s इज इक्वल टू, बताओ ये क्या हुआ, 20i हुआ, ये क्या हुआ, 10j हो गया, और ये क्या हुआ। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। फिर से अब इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन फर्क क्या है, देखिए फिगर तो दोनों का ऐसे ही, दोनों सेम बन रही हैं, ये जा रहा था, ये जा रहा था, ये जा रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से। ये देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पार्टिकल आपका इधर गया, फिर इधर गया, फिर इसी प्लेन में आ जा रहा था। अब की वाले में क्या गया, नॉर्थ गया, ईस्ट गया, और फिर कहाँ चला गया, तो एक्स एक्सिस गया, वाई एक्सिस गया, और दोनों क्वेश्चन फर्क समझ में आया, क्लियर हो गया सबको। तो बता दो अब ये क्या करोगे, 10j, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 30k, ठीक। तो माड ले लो, और माड ले लोगे, बताओ क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, सीधे लिख दे रहे हैं 400, ये हुआ 100, ये क्या हुआ 900, तो आंसर क्या आ जाएगा 1400। अब 1400 को क्या लिखोगे, इधर देखो, इसको और थोड़ा ब्रेक कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हो 14 इंटू 100 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 10, तो लिखा 10 रूट। अब और मान लो रूट में ना दिया हो, 14 रूट 10 आएगा, अब ये 10 रूट 14 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 हुआ ना, तो 10 रूट 14। अब और न दिया हो तो क्या करो, 14 के स्क्वायर रूट निकाल लो, ध्यान से। हो गया ना अब ये। अब इस पर क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, सभी लोग कर सकते हो, और जिसको स्क्वायर रूट निकालना ना आता हो, फिजिक्स में ध्यान दिया रहो, लास्ट में जाया करो, अब लास्ट में जाया करो, ऑप्शन पे चले जाया करो, और वो ऑप्शन चारों स्क्वायर कर डालो, क्लियर हो गया। जो इसके बराबर आ जाए वही सही हो जाएगा। अब बात आई मान लो कहीं बीच में आ गया तो क्या करेंगे, तो वहाँ मत निकाला करो, वो वैल्यू रखते चले आया करो, स्क्वायर रूट वैल्यू रखते चले आया करो। लास्ट में आता है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में लास्ट में ही मिलेगा, तो लास्ट में जो मिला करे तो बस वहीं रुक जाया करो, ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन चारों स्क्वायर कर डालो। ओके, ये सबसे ईजी है, क्योंकि अब तुमको स्क्वायर रूट सिखाएंगे सीख भी नहीं पाओगे, और निकालोगे भी तब भी टाइम लगेगा। तो बेहतर तरीका यही है कि आप ऑप्शन पे आ जाया करिए तुरंत, ठीक। मतलब जो चीज़ नहीं आती है तो उससे बच के निकल लिया करो। जैसे मुझे कोई खेल नहीं आता था, हम उसमें हारते थे, वो खेलते ही नहीं थे, खेलो ही नहीं, काहे के किनारे निकल लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये मिला, और अब की ये आईटी या मेडिकल किसी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलो u आपको दिया गया, बोल दो कितना दिया है। ये इसीलिए जो बुकलेट में हमने क्वेश्चन अरेंज किया है, वैरायटियां कवर की हैं, कि कोई पेपर सेटर आता है, कोई वैरायटी रखना चाहता है, जैसे अब 3 क्वेश्चन में उस वैरायटी का रख दिया, नॉर्थ साउथ वाला, अब आप उसको एनसीईआरटी में ढूंढोगे नहीं पाओगे, क्लियर हुआ। लेकिन वो आते रहते हैं, तो ये नहीं कह सकते हो कि एनसीईआरटी के बाहर था, थ्योरी तो पढ़े हो एनसीईआरटी की, तो उस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। वैरायटियाँ आपको सारी मिलेंगी। जैसे यही क्वेश्चन इस साल रिपीट हो गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ये आता रहता है ये। अब इसको तुम ढूंढोगे एनसीईआरटी में नहीं पाओगे। चलो अब बता दो, फोर्स F इज इक्वल टू एक्टेड ऑन पार्टिकल और मास कितना दिया है, ये डाटा हमने लिख दिया, अब इसके में कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन ए, वेलोसिटी स्पीड ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड। अब ध्यान समझिए, अब एक चीज़ ध्यान दो, आगे पढ़ाएंगे कि जहाँ पर फोर्स हो, जहाँ पर एक्सीलरेशन हो, वहाँ इक्वेशन ऑफ, और जहाँ पर ये ना हो तो वहाँ मात्र एक फॉर्मूला b इज इक्वल टू dy/dt। कहीं वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालना है तो सिर्फ 2 रास्ते हमारे पास रहेंगे, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन, और या तो b इज इक्वल टू dy/t।
जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट दिया जाएगा वहाँ v इज इक्वल टू डी बाई टी यूज करेंगे, और जहाँ पर फोर्स दिया हो या एक्सीलरेशन दिया हो वहाँ इक्वेशन आप, तो यहाँ हमें क्या दिया है, फोर्स दिया है, तो यहाँ क्या यूज करोगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सीलरेशन की, तो पहले निकाल लो एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपान ये, और फोर्स हमारा कितना दिया गया है 2I 4J माइनस 6K, मास कितना दिया है 2, तो सब जगह डिवाइड कर दो, I 2J और माइनस, कई बार तो यही क्वेश्चन आया है, सेम डाटा रिपीट हुआ है और मास उन्होंने 1 kg ले लिया है और एक्सीलरेशन पूछ लिया है, तो कई बार मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में आया है ये। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या क्या करें, बताओ वेलोसिटी और स्पीड निकालना है 2 सेकंड में। तो आगे हम बताएंगे क्वेश्चन ऑफ मोशन में कैसे कहाँ कौन से यूज करेंगे। 3 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन तीनों इतने डेंजरस होते हैं कि यूज ही नहीं कर पाते हो। तुम्हारे लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं है। हमको पहले से भी आता था, वो अब भी आता है, तो तुम लोग नहीं आता है। उसको 3 ही है, लेकिन 3 समझाते समझाते हैरान हो जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर हम यूज करेंगे b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे। तो b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। अब u की वैल्यू जरा देख लो, वहाँ रखी है 2I 3J और माइनस 4K, प्लस a की वैल्यू निकाल चुके हैं I प्लस 2J और माइनस, और टाइम आपको दिया गया, कैसे सेकंड दिया है 2 सेकंड दिया है, तो इनटू, अब इसको ओपन करो, देखो ये 2I 3J, और इसको ओपन करोगे बोलो 2I प्लस 4J माइनस, अब I के साथ J के साथ ओके, 2I और 2I मिलके बोल दो, 3J और 4J मिलके 7J, माइनस 4K और 6K माइनस 10K। ये हो गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जब मॉड ले लोगे तो बदल जाएगी स्पीड। किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या मिल जाता है, स्केलर। तो बताओ स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी, स्पीड इसी v का मॉड ले लो, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, ये कितना हुआ 49, ये कितना हुआ 100, तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ, 9 6 15, तो 5 आ गया, 4 और 1 5 और 1 6 आ गया, 160, लगभग कितना आंसर आ जाएगा 13 के आसपास आएगा। 13 होता है 169, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लिख दे रहे हैं 13 लिख दे रहे हैं। हमने कहा था 20 तक की स्क्वायर रट डालो। ठीक, फिर अच्छा अगला क्वेश्चन इसी में क्या कहा, बी वाला बताओ, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। अब u की वैल्यू तुम बताओ क्या दिया है, 2I प्लस 3J माइनस 4K, और टाइम क्या दिया है 2 प्लस हाफ, a की वैल्यू बताओ क्या है I प्लस 2J माइनस, और t का स्क्वायर मतलब, अब इसको सॉल्व करिए, बिल्कुल जो 6 क्लास में किए थे वही यहाँ पर है, कोई नहीं। अच्छा 2 यहाँ पे है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम 6 क्लास की अलजेब्रा। तो बताओ ये कितना आ जाएगा 4I, ये क्या आया 6J, ये क्या आया, अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा, तो बताओ ये क्या आया 2I, ये क्या आया 4J, ये क्या आया। अब 2I और 4I मिलके क्या हुआ 6J और 4J मिलके क्या हुआ, और -8 और -6 क्या हुआ, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसी का मॉड ले लो, तो मॉड ले लोगे बताओ कितना आ जाएगा 36, ये कितना आया 100, ये कितना आ जाएगा 190, और इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 6 6 12 9 10 है 332 का अंडर रूट। ठीक, अच्छा
इसी में आईटी में इसको फिर से मॉडिफाई कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पूछ लिया था, और ये क्वेश्चन पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, अरे यार 6 6 12 9 1 10 3 13, चलो इधर देखो, ये बताओ एक्स कोऑर्डिनेट पे बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई, बताओ ये कितनी हो गई 6, वाई पे कितनी है 10, और जेड पे बोलो -40, मतलब जेड डैश एक्सिस। फिर यही क्वेश्चन बहुत पहले आया था कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखोगे, 6, 10, और -40। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। क्लियर हो गया। बहुत पहले, सबसे पहले क्वेश्चन रुड़की में आया था, और क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन पुराने नहीं होते हैं, खाना नहीं है कि बासी हो गया है। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ उन्होंने ABC कुछ दे दिया था, उसका वैल्यू पूछ लिया था कि क्या होगा वो। अब उतारो तुम लोग। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा तुम्हारे यहाँ जो आएगा, दो बातें आ सकती हैं, या तो एक्सीलरेशन आएगा या तो वेलोसिटी आएगी। इधर ये नहीं पूछा गया है, ना पूछेंगे, आएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। ओके, हो गया। हो गया ना। चलिए इधर देखिए, अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक। यहाँ से लेकर ये ट्राई करके आना है, तब हम बताएंगे आपको यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D यहाँ पढ़ रहे हैं। इधर ध्यान दो, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन है यहाँ पर आप वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्या मतलब होता है ये समझिए। ये कोई वेक्टर आपका है, A = A1I, A2J, A3K, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये एंगल आपको दिया गया अल्फा, ये एंगल ले लेते हैं बीटा, एंगल ले लेते हैं गामा। तो यही जो अल्फा बीटा गामा ये है, उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। जैसे मान लो ये आपका z हो गया, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, कोई वेक्टर आपका ऐसे है ये, तो इस वेक्टर का एंगल x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से, उसी को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। डायरेक्ट फार्मूला कोई यहाँ और कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं है,
फॉर्मूला ये होता है कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू A1 अपॉन मॉड ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू A2 अपॉन मॉड ए, कॉस गामा इज इक्वल टू A3। अब A1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ I, A2 कोएफिशिएंट ऑफ J, A3 कोएफिशिएंट ऑफ K। और इनमें रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, और ये हम आपको बता ही चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब यहाँ रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 2 3, 3 ले लो, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट लगा लोगे तो अंदर का जितना माइनस है सब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बताओ 3 इधर निकालो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गया कि क्या मिल जाएगा, यहाँ से बता दो। ये मिल गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, इन दोनों पर ये पूछे गए हैं से। एक बार ये आया है आपका मेडिकल में और ये 2-3 बार आया है। न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, सीधे सीधे ऐसे कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और साइन में आ जाएगा तो क्या हो गया बताओ? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। इसको ऐसे याद किया रहना। न्यूमेरिकल जो आएगा वो आपका ऊपर आएगा, कास अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया बताओ? A1 अपॉन मॉड ए एंड कास अल्फा इज इक्वल टू, और कास बीटा इज इक्वल टू A2 अपॉन मॉड ए एंड कॉस गामा इज इक्वल टू A3 अपॉन मॉड ए। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं ये। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, तो ये तुम्हें याद करना है कॉस अल्फा। अल्फा जो है एंगल किसकी तरफ से बता दो? एक्स एक्सिस की तरफ से। बीटा किसकी तरफ से? वाई एक्सिस। गामा किसकी तरफ से? जेड एक्सिस। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो, चलिए अब क्वेश्चन 68 हम कराते हैं, बाकी तुम्हें करना है। क्वेश्चन ये है, एंगल व्हिच वेक्टर आई जे के मेक्स विद एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हम इसको ए ले लेते हैं, वेक्टर ए आई प्लस जे और प्लस √2k। तो माड की जरूरत पड़ी, माड ले लो। बताओ माड ए निकालो, कैसे निकालोगे बोलो? अंडर रूट लगाओ। आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ये बताओ √2 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया बताओ? ये 1 1 मिलके 2, ये 2 मिलके 4, 4 के स्क्वायर रूट कितना आया? अब आ जाओ फार्मूले पर, कॉस अल्फा क्या होता है बोल दो? A1 अपॉन मॉड ए। अब A1 आई का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है बताओ? 1, तो 1 अपॉन क्या हुआ? 2। अब बताओ 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। अब आ जाओ कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या होता है? A2 अपॉन मॉड ए। A2 बताओ, A2 जे का कोएफिशिएंट, जे कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? तो ये हो जाएगा 1/2। फिर से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अब आ जाओ कॉस गामा, कॉस गामा क्या होता है? A3 अपॉन मॉड ए। A3 किसका कोएफिशिएंट होता है? K का। कितना है बताओ? √2, तो √2 अपॉन 2 बता चुके मैथमेटिक्स में। इसको लिख सकते हो √2 इंटू, अब एक √2 से एक √2 कितना आया? अब बताओ 1 अपॉन √2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो यहाँ से गामा की वैल्यू हो गई 40। अब उतार डालो।
कितना आया बताओ? 69। देखिए वेक्टर ए दिया है आपको 5i, मॉड निकालो इसका पहले, क्या हो जाएगा? अंडर रूट बोलो 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 5√3 का, तो 5 का स्क्वायर आएगा 20 और ये आएगा 25 इंटू 3 70, 100 के स्क्वायर रूट। अब आ जाओ फार्मूले पे, कास अल्फा क्या होता है बताओ? अब बताओ यहाँ A1 क्या है बताओ? 5, और ये तो 5 बाई कितना आया? अल्फा कितना हुआ? चलो कॉस बीटा बताओ क्या हो जाएगा? A2 अपॉन, अब A2 हमारा कितना है बताओ? जे कोएफिशिएंट कितना है? 5 तो 5 अपॉन तो √3 बाई, अब बताओ बीटा का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? अब बताओ कॉस गामा फार्मूला क्या बताया था? A3 अपॉन A3 कितना है? कुछ नहीं तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 0k, तो ये हो जाएगा 0 और मॉड A 10 और 0 डिवाइड करो किसी डिजिट से, क्या आता है? 0 आता है। तो बताओ जब 0 आता है काश में किसकी वैल्यू 0 होती है? तो गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, हो गया? चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम लोग मल्टी वेक्टर का मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर आते हैं। अभी तक हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे आ जाते हैं। चलो बताओ, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलता है? कोई एग्जाम्पल बताओ। f इज इक्वल टू ये वेक्टर, ये स्केलर, और ये मिला हमें क्या? ठीक, वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है? वेक्टर। अब बता दो, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? कोई एग्जाम्पल बताओ। b इज इक्वल टू ये वेक्टर और ये क्या हो गया? चलो स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करो, या वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करो, क्या होगा? इनको हम लिखते हैं कैन नॉट डिफाइन, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो मतलब चीज आपकी आ गई, वेक्टर इंटू स्केलर क्या मिल गया? वेक्टर, और वेक्टर अपॉन स्केलर ये भी क्या मिल गया? वेक्टर, और स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर तो स्केलर है, उससे कोई हमें मतलब नहीं, हमको तो उससे मतलब जहाँ वेक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। ठीक, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ रटे रहना कि वेक्टर इंटू स्केलर हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि इससे तुम्हें एक चीज़ याद करने में आसानी पड़ जाएगी, कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। जैसे v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, अब ये डिस्टेंस है तो ये स्पीड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी हो गया। डिस्टेंस आपका स्केलर, स्पीड स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, तो कुछ यहाँ याद करने में आपको इजी पड़ जाएगा, और वैसे भी याद करना है। तो ये आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज टॉपिक हमारा ये है कि मल्टीप्लाई करना वेक्टर को वेक्टर से। तो ये बताओ, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, ये बता दो, क्या मिलेगा? बोलो। वेक्टर इंटू वेक्टर क्या मिलता है? दोनों मिलेगा, वेक्टर भी वेक्टर इंटू स्केलर, तो वेक्टर मिल गया, और वेक्टर अपॉन स्केलर भी वेक्टर मिल गया, और वेक्टर इंटू वेक्टर
वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली बात तो इसी को हम लोग कहते क्या हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वेक्टर, या एक नाम और है क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको क्या कहते हैं बताओ? स्केलर प्रोडक्ट। या दूसरा नाम क्या है? एग्जाम्पल ले लें तब तुम लोग यकीन हो कि हाँ हम सही बता रहे हैं कि नहीं। ये देखो, चलो, टाउ इज इक्वल टू ये वेक्टर और जो पैदा हुआ, ऐसे टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस ये वेक्टर ये भी क्या हुआ, बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ये वेक्टर ये भी क्या हुआ। अब आ जाओ इधर, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी ये वेक्टर जो पैदा हुआ वो स्केलर, ठीक। और आ जाओ, I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस ये वेक्टर और ये क्या हुआ, स्केलर, करंट हो गया, ठीक। P इज इक्वल टू एफ डॉट बी ये वेक्टर और ये पावर क्या हुआ, स्केलर। यहां डॉट लगे इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यहां क्रॉस लगा इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो दोनों चीजें आपने देख लिया कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने वेक्टर भी मिल रहा है और स्केलर भी मिल रहा है। अब आते हैं इनके जो हीरो फार्मूले हैं। इसका हीरो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, और इसका जो है हीरो फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू। अब जरा एक चीज ये बताओ, यहाँ पे ये n आया है, इस n को हम लोग क्या कहते हैं? इस n को कहते हैं यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड। अब बात यह आई कि n आया क्यों? ये n इसलिए आया कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जो पैदा हो रहा वो भी क्या है, और वेक्टर है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और यहाँ क्या हो रहा है, वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करें, क्या पैदा हो रहा है, स्केलर, और स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये जो बता रहा है n हमारा बता रहा है, ये कह रहा है कि ये जो n होगा वो a और b के परपेंडी, मतलब कि ये जो टाउ हमारा आ रहा है वो इस r और f के परपेंडिकुलर होगा, या अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड्स होगा, हमेशा परपेंडी। या b हमारा आ रहा है तो हमेशा ओमेगा और r के परपेंडिकुलर होगा, इसको बताता है ये। अब दूसरी चीज आ जाओ, एक क्वेश्चन इधर तो नहीं आ रहा है, नहीं तो एक क्वेश्चन आता था तुम्हारा वेक्टर नोटेशन। फिजिक्स में जो फार्मूले हैं उनका वेक्टर नोटेशन आता था, हमेशा एक क्वेश्चन आता था, ठीक है। इधर 1-2 साल से नहीं दे रहे हैं। अब वेक्टर नोटेशन में क्या करो, पूरी फिजिक्स के लिए याद कर लो, जहाँ जहाँ साइन होगा वहाँ वहाँ क्रॉस, और जहाँ जहाँ कास होगा वहाँ वहाँ डॉट। अब एग्जाम्पल आ जाओ, टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। अब यहाँ क्रॉस लगेगा तो हमने लगा दिया टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये लग गए। बोलो, ऐसे ही होता है लॉरेंस फोर्स चलोगे, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। चलो वेक्टर लगाओ, Q तो स्केलर बाहर कर लो, तो B क्रॉस क्लियर होगा। जहाँ जहाँ साइन होगा वहाँ वहाँ क्रॉस, और जहाँ जहाँ कास होगा वहाँ वहाँ डॉट। अब यहाँ पे आ जाओ, W इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, वेक्टर में लाओ तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। P इज इक्वल टू होता है एफ बी कॉस थीटा, वेक्टर में लाओ तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट बी।
आई इज इक्वल टू होता है जे डी एस कॉस थीटा, वेक्टर मिलाओ जे डॉट डी एस, ये आ चुका है। तो कहने का मतलब हो गया जहाँ जहाँ कास वहाँ वहाँ डॉट, जहाँ जहाँ साइन वहाँ वहाँ क्रॉस। ये भी आया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अब बात ये आई जहाँ साइन कास नहीं है वहाँ क्या करोगे, बोलो वहाँ क्या करते हैं? जहाँ साइन कास नहीं होता है वहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखिए, इसीलिए हम कहते हैं 3 चैप्टर आपके पूरे फिजिक्स में रहते हैं। अब जैसे आपका ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये तो वेक्टर है, इधर सब स्केलर हैं। अब वेक्टर नोटेशन हम लाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ करो जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 लीटर कहीं दूध है, भूख लगी 2 लीटर पी लिया, 2 लीटर पानी डाल दिया, बराबर बराबर हो गया। तो मैथ का कहानी यही होती है। तो कुछ ऐसा करो तुम्हारा काम बन जाए लेकिन वो बिगड़े भी ना। तो बता दो क्या करेंगे, इसको वेक्टर नोटेशन लाना है तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर और इंटू, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर दो। यूनिट वेक्टर आर बराबर क्या बताया था हमने, वेक्टर आर अपान मॉड आर, या ऐसे, अब मान लो मॉड नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है जिसको मॉड माना जाता है, और वेक्टर होगा तो उसके ऊपर एरो जरूर लगा रहेगा। एरो मतलब बता दें हमने क्या बताया था, जिसमें आई जे के होगा और ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लो ये आर बराबर दिया 2i + 3j, तो इसका मतलब ये जो मॉड आर है, मॉड आर का मतलब क्या हुआ 4 और 9 अंडर रूट क्या हुआ 13, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये वेक्टर लगा रहेगा तो आई जे के में होता है। तो अब ये मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा बताओ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये आर और ये आर मिलके क्या हुआ R³ और यहाँ वेक्टर क्या लग गया। और बताओ E इज इक्वल टू 1/Q/, चलो बताओ इसको, ये हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर। अब फिर से इसको मॉडिफाई कर लो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई और Q/R³ इंटू वेक्टर। बोलो और आ जाओ, F इज इक्वल टू G, ये सब पूछे गए हैं, M1 M2। अब इसको वेक्टर मिलाओ क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू बोल दो G M1 M2 R स्क्वायर यूनिट वेक्टर, या F इज इक्वल टू G M1 M2 R³ और वेक्टर। समझ में आ गया सबको, जहाँ जहाँ साइन वहाँ वहाँ क्रॉस, और जहाँ जहाँ डॉट कास वहाँ वहाँ डॉट, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पूरी फिजिक्स में आपको मिलता रहेगा, जहाँ मिलता रहेगा वहाँ बताते रहेंगे। ठीक, अब आ जाओ, तो ये पूरा समरी आपका हो गया कि हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है, और वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें तब भी वेक्टर मिलता है, लेकिन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर भी मिलता है और स्केलर भी मिलता है। जिसका एग्जाम्पल इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये एग्जाम्पल हमने बता दिया कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया क्या मिला वेक्टर, और यहाँ देखो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया क्या मिला स्केलर। और ये इसके बाद इसका हीरो फॉर्मूला होता है A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। ये यूनिट वेक्टर n बताता है इसकी डायरेक्शन को, और ये बता रहा है कि हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका हीरो फॉर्मूला होता है
ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, फिर हमने ये बताया जहाँ जहाँ साइन होगा वहाँ वहाँ क्रॉस, और जहाँ जहाँ कास होगा वहाँ वहाँ डॉट, और जहाँ साइन कास नहीं होगा वहाँ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम एक एक मुखड़ा लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अब आते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। फार्मूला इसका हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ठीक। अब इधर देखिए, थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी कहा जाएगा। ठीक, पॉइंट नंबर 1, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अब ध्यान दो, कास थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। कहीं तुम्हें एंगल निकालना हो तो दो रास्ते मिल गए हमें, एक डायरेक्शन को साइन वाला मिला और एक ये मिल गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। अभी हम कंपेयर करेंगे इकट्ठा। अब सेकेंड पॉइंट आ जाओ, इधर देखो, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी ये दोनों वेक्टर ए इक्वल हो जाएं, और जब इक्वल वेक्टर होता है तो थीटा की वैल्यू क्या बताया था हमने, बोलो, इक्वल वेक्टर में एंगल क्या होता है, जीरो होता है। तो जब जीरो हो जाता है तब यहाँ रखो जरा, वेक्टर ए मॉड ए कॉस जीरो, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए का। तो यहाँ एक चीज़ और मिल गई कि वेक्टर दोनों डॉट प्रोडक्ट, उसका क्या बन जा रहा है, स्केलर बन जा रहा है। एक क्वेश्चन इंटर में पहले आता था, पता नहीं आता कि नहीं आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी वेक्टर है और रूल ये होता है कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने वेक्टर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, स्केलर। ऐसा क्यों, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर तो है लेकिन वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है। इसलिए स्केलर इंटू स्केलर बन जा रहा है, इसलिए हमको क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। तो वेक्टर का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, स्केलर। क्लियर हो गया। और आ जाओ, अब देखो ध्यान से, इफ वेक्टर ए ठीक इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू आई मान लो। आई का मतलब समझ गए होगे, ये देखो, ये x है, ये y है और ये z है, ये i हो गया, ये j हो गया और ये, तो बताओ दोनों i हैं, इसका मतलब कि इक्वल वेक्टर हुए, और जब इक्वल वेक्टर हुए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ रखो तुम, यहाँ पर i डॉट i मॉड i कॉस जीरो, मॉड i की वैल्यू बताओ। अबे 1, इधर देखो, बहुत हल्के में आवाज निकल रही, a इज इक्वल टू आई है, जो मॉड लोगे इसका तो अंडर रूट आई कोएफिशिएंट 1 की स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो मॉड i मॉड j मॉड k मॉड n सबकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये बताओ, ये 1 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, तो क्या आया 111, अब ये 1 आएगा। ठीक, तो i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया। सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। अब दूसरा आ जाओ, a इज इक्वल टू ले लो i और b इज इक्वल टू ले लो j। i और j के बीच एंगल बता दो कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती, 0। अब बता दो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ रखो i डॉट j मॉड j और cos 90 पूरा जब 0 होगा, पूरा आइटम 0, तो क्या हो गया, i डॉट j की वैल्यू क्या आई। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मिल गया कि डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब i डॉट j डॉट k डॉट i की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। i डॉट j डॉट k
के डॉट आई डिसिमिलर की वैल्यू क्या होती है 0 और सिमिलर की 1 होती है। अब इसमें हमें जो फार्मूले जरूरत पड़ेंगी उनको जरा देख लो। W इज इक्वल टू, खूब आता है, किसी को बैक क्वेश्चन बनाना होगा, ऐसे ही आलसी टाइप को कोई टीचर हो या यूँ कहो मौज मस्त वाला टीचर हो, घर में इज्जत जिसकी हो। दो तरह टीचर होते हैं इंसान, दो तरह, जिनके घर में इज्जत होती है कि नहीं होती है। जिनकी नहीं होती है वो बहुत अपना सारा दिमाग उसमें लगा देते हैं। तो बैठ के, क्योंकि घर में इज्जत नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं रहता है, इसलिए बैठ के खुराफात करते रहते हैं। तो वो पेपर बनाएंगे तो अलग तरीके से, लेकिन जिनकी इज्जत है, घर में बातचीत करेंगे, वो सिंपल बैठेंगे, वेक्टर का रखना है, एक क्रॉस का रख देते हैं या डाट का रख देते हैं, बस उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक, अब उसके आगे जा रहे हैं, जान लो कि इनकी इज्जत नहीं है। ये पहचान होती टीचरों की। तो यहाँ पर क्वेश्चन यदि रखना होता है तो ये होता है भाई वेक्टर का रखना है तो एक लाओ डाट का रख दें, नहीं हुआ तो क्रॉस का रख दें, दोनों में से कोई रख देते हैं। तो ये उसमें लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो गया आपका। फिर इसी तरह से P इज इक्वल टू, ये हो गया। अब ये दो तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी पूरी फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। जैसे फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इज इक्वल टू, अभी हम बता नहीं रहे सिंबल्स क्या हैं, हम बताएंगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी बता भी देंगे, तब भी नहीं याद रहेगा, इसलिए ना तुम्हारा वक्त बर्बाद करें ना अपना वक्त करें, वहीं बताएंगे सब। ठीक, ऐसे ही फिजिक्स में जहाँ जहाँ कास लगा रहेगा वहाँ वहाँ डाट, और वहाँ वहाँ डाट प्रोडक्ट हम लेकर काम करेंगे। जहाँ जहाँ साइन रहेगा, अब हम कैसे पहचानेंगे, तो जो क्वांटिटी तुम्हें निकालनी है वो वेक्टर है तो वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, और जो निकालनी है स्केलर है तो वहाँ डाट प्रोडक्ट, या जहाँ कास वाला फार्मूला है वहाँ डाट लगेगा, जहाँ साइन वाला फार्मूला है क्रॉस लगेगा। ठीक, अब आ जाते मल्टीप्लाई करने पर। अब मल्टीप्लाई करने पर जरा देखो, वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i, a2j, a3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1i, b2j, b3k, और हमें फाइंड करना है a डॉट b। घबराना नहीं, कोर्स सबसे पहले न ख़त्म किया तो पैसा ले लेना, आके दिया होगे तो क्या। मतलब हमने 10 फरवरी डेट दिया है तो 10 फरवरी तक कोर्स निपटा लेंगे, उसके बाद रिवीजन। 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा चलना पड़ता है, सबको निरोग गुरोग सबको देख के चलना पड़ता है, क्योंकि सबके चेहरे, कोई पहले दिन बैठता है, कोई दूसरे दिन बैठता है, एक दिन मज़ा नहीं आता कहीं और दुकान पर चला जाता है, फिर वहाँ भी नहीं मज़ा आया, दूसरी दुकान गया वहाँ भी नहीं है, तीसरी गया, तब तक दिल्ली पहुँच जाते हैं लोग। तो ये जो यहाँ लखनऊ में एक विधा चली, ये लखनऊ को तो चौपट की लड़कों को अलग चौपट कर दिया। क्या करने आए, डेमो लेने आए। अरे यार, ये ऐसे टीचर हैं यहाँ पर या कहीं जो पढ़ा रहा है, तुम बैठ के अलग पढ़ाना, तुम कभी कही नहीं सकते हो कि नहीं समझ में आया। अब बीच टॉपिक कहीं बैठोगे कहाँ समझ में आ जाएगा। अब मान लो किसी ऐसे टीचर पास चले गए जिसको फिजिक्स का पी नहीं मालूम है और उसका स्टार्टिंग लेक्चर है, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। ऐसे टीचर के पास ये जो बहुत धुरंधर है और बीच से बैठे हुए, नहीं समझ में आएगा। अब आपने तो पैसा दे दिया, और जो कोई शरीफ टीचर है वो तो वापस कर देता है, और जो पैसे हैं जाओगे 4 लपड़ और लगाएंगे। तो ये जब से चला, नहीं पहले लड़का आता था सीधे पर्ची में नाम लिखे रहता था ऐसे ही, वो सर फलाने के यहाँ ये पढ़ना है, बस ऐसे छुपाए रहता था। वो देख रहा है कि हम लोग देख नहीं रहे हैं, और वो पर्ची में नाम लिख के आ जाता था, ऐसे छुपा के बताया करता था। बायोलॉजी कहाँ पढ़ो, फलाने के यहाँ, केमिस्ट्री फलाने के यहाँ, फिर एडमिशन लेता था, दूसरे क्लास अटेंड कर लेता था। धीरे धीरे हम लोग अपनी स्पीड से निकल आते थे। अब क्या है, वो सर चेक करना है कि आप इस लायक हैं कि नहीं हैं, कि नालायक हैं। तो नालायकी चेक करते करते बीत जाता है 1 महीना, जिससे लखनऊ बहुत नुकसान हो गया, चौपट कर दिया लोगों ने।
क्या चेक करोगे? अब मान लो कोई ऐसे टीचर पास आप पढ़े हो जहाँ पर आपको पढ़ाया, सेटिस्फाइड कर दिया 1-2 दिन में, लेकिन ना न्यूमेरिकल कराता है, ना उसको ब्रांचें आती हैं, एक चैप्टर के अलावा 2 चैप्टर नहीं आता है। अब बताओ कैसे आप अपने लाइफ को आपने न्यौछावर कर दिया, उसके लिए कैसे कर दोगे? और फिजिक्स ऐसी ब्रांच है, ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी ब्रांचेस को कमांड करने वाले कुछ ही टीचर हैं, ये जान लो। सभी ब्रांचेस कमांड नहीं हो इन लोगों की। इसीलिए पहले क्या होता था, मैकेनिक्स मैथमेटिक्स के टीचर से पढ़वाई जाती थी, मैकेनिक्स पोर्शन पूरा मैथ का टीचर पढ़ाता था। और ये सौभाग्यशाली हो कि जिससे पढ़ रहे हो वो एमएससी मैथमेटिक्स भी है और एमएससी फिजिक्स में भी है। तो मैथ भी पढ़े हैं हम, फिजिक्स भी पढ़े हैं। और दुर्भाग्यशाली ऐसे हो, ऐसे लोगों से पढ़ते हो जो तुम्हारे ही बराबर पढ़े हैं, तुम्हारे ही बराबर पढ़े हो, तुमको पढ़ा रहे हैं। अब किसी क्या कहना। बायो इंटरमीडिएट पढ़े हुए टीचर आपको फीस पढ़ा रहे हैं, आप सोचो कहाँ क्या पढ़ लोगे? पढ़ते हैं लोग, जाते हैं पढ़ते हैं, वही लोग तो 1-2 दिन में जाओगे, वो तुमको ऐसा जाल बजा लेंगे कि तुम हाँ जाओगे, बजा लेंगे। एक टीचर बहुत पहले हम लोग के साथ पढ़ाते थे, केमिस्ट्री टीचर था, 3 महीना उसने जो है चाक नहीं उठाई। 96 की बात हम बता रहे हैं। और क्या करता था, बैठ जाता था और लड़के सब बैठे। तो एक दिन हमने उससे पूछा, हमने कहा यार ये बताओ, आज तक तुमने वाकई बता रहे हैं, मतलब ये हम नहीं कह रहे कि मजाक करें, सच्चाई चाक नहीं उठाया उसने। तब चाक और बोर्ड चलता था। उन्होंने कहा सर इनको उल्लू पट्ठों को हम ऐसे साल भर पढ़ाते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, ये वर्डिंग थी उसकी। तो हम लोगों ने डायरेक्टर से कहा कि भाई ये हो रहा है, वो तो न कुछ पढ़ाता ही नहीं है और हम लोग जुटे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तब उसको हटाया गया। 3 महीना उसने पढ़ाया था और एक लड़का शिकायत नहीं किया था उसका। पता नहीं क्या पढ़ाता था, ऐसे बैठ जाता था, ऐसे पता नहीं क्या, और इसी धीमी आवाज़ बोलता था कि बगल इधर नहीं सुनाई पड़ता था क्या बोल रहा है। तो ऐसे से जादूगर हैं, इन जादू में न फंसना। इधर देखिए ध्यान से भाई, केमिस्ट्री में एक धुरंधर सर हुआ करते थे, इसी डेमो में वो बंद कर दिए। राजा साहब हुआ करते थे, अब नहीं पढ़ाने इसलिए हम नाम ले रहे हैं, बाकी कोई पढ़ा रहा होगा उसका हम नाम नहीं लेते हैं क्लास में। एकदम सदाबहार टीचर थे। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा चला, वो सीपीएमटी बंद हुआ तो नीट आया, तो ये हुआ कि नहीं ये सीपीएमटी वाले हैं, ये नीट वाले नहीं हैं, इनको एनसीईआरटी। ये एक हवा ऐसी फैली कि जो टॉप क्लास की टीम थी वो टॉप क्लास की टीम डाउन हो गई। और सोचो कि पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से आते थे कि साहब उनसे हमको केमिस्ट्री पढ़ना है। बहुत बैलेंस टीचर थे, बंद कर दिया। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके पास रहती थी, लेकिन नहीं 2 साल 3 साल बंद कर दी। यही क्या है, डेमो लेंगे। एक अच्छे टीचर ने केमिस्ट्री के, जो लखनऊ के अच्छे टीचरों में से नाम था, बंद कर दिया। केवल यही जो हम ही लोग स्टूडेंट्स, वो अच्छे तो हैं गुरुजी, लेकिन सीपीएमटी के लायक, और उन अपना क्या पढ़ाते हैं ये नहीं पता। ये आदमी हम लोग जो है जब से पढ़ा रहे हैं, अब ये जान लो पूरा 97 में पूरे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय टीचरों को मैंने ट्रेनिंग दी फिजिक्स में। हमने पढ़ाया उनको अलीगंज ये केंद्रीय विद्यालय में 2 महीना। जो आपको एनसीईआरटी वगैरह हम पढ़ाते हैं उनकी बात बता रहे हैं, उनको मैंने पढ़ाया है। उनके यहाँ एक चलता है वो मेडिकल और आईटी पढ़ाने का, तो वो जो चलता अलग से, उनको मैंने ट्रेन किया फिजिक्स में। ऐसे केमिस्ट्री टीचर थे, बायो टीचर थे, फिजिक्स मैंने ट्रेन किया था। हवा क्या लगी, नहीं वो गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मेरे लड़के की तो हालत ख़राब जाती थी। और बुकलेट में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भरे पड़े हैं, आप उठा के देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो। और जो कहने वाले हैं उनके बुकलेट में एक क्वेश्चन नहीं पाओगे, एक क्वेश्चन नहीं। परसेप्शन की कहानी बता रहे हैं आपको, किसी खिलाफ आप कोई हवा फैला दो,
10 लोग किसी को चोर कहने, कोई देखा थोड़े चोरी किया इसने, हो गया। लखनऊ ने लखनऊ को चौपट कर दिया है। ये सिलेक्शन जो 15-20 आप देखते हो, ये पूरे लखनऊ भर में दिखते हैं। नहीं तो 500 जगहें रहती थी, 500-600 सीट रहती थी, जिसमें 70-75 MBBS हम अपने यहाँ से निकालते थे। 20-25 KGMC उठाता था, हर साल 20-25 लड़का KGMC लेता था। लेकिन ये जब से ये नए लोग आए, तब से लखनऊ को बर्बाद कर दिए। अब फिर से जुटा गया है, देखो कहाँ तक कामयाबी मिलती है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि वो वक्त आ जाए, फिर एक बार लखनऊ का सिलेक्शन बढ़ जाए, उसी दिन हम लोग विदाई ले लें टीचिंग से कि भैया बस ख़त्म। बस उसी दिन का इंतज़ार है। बहुत टाइम हो गया, जब तुम लोग पैदा नहीं हो तब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। कम से कम 30 साल तो हो ही गया, 26-27 साल हो गए। तो अब जो है उसी दिन का इंतज़ार है, वो दिन आ जाए बस, कि लखनऊ फिर एक बार लखनऊ हो जाए। यहाँ के टीचरों की बड़ी इज्जत होती थी। कानपुर के टीचर कहते थे कि भाई लखनऊ टीचर बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छी टीचिंग है, हर जगह इज्जत। अब तो कोई इज्जतें नहीं करता है, अब तो लतखोरी में आ गया नाम, क्योंकि ऐसे लोगों ने यहाँ संभाला, तो उसमें सभी हम लोग भी उसी में आ गए। चलिए खैर, देखो अब जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, जिसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ? A1 B1 I डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A1 B2 I डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A1 B3 क्या हो जाएगा? I डॉट। अब बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A2 B1 J डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A2 और J डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A2 B3 और J डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A3 B1 नहीं K डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A3 और K डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A3 और K डॉट। ऐसे तो अलजेब्रा में करते थे 6th क्लास में। ठीक, अब देखो जो सिमिलर है उनकी वैल्यू 1, डिसिमिलर की वैल्यू ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी A1 B1 A2 B2 A3। तो अब आपको बहुत इजी, जो 6th क्लास में उससे भी आसान, क्या आसान हो गया कि A1 है आपका A1I A2J A3K, और आपको ये B है B1I B2J B3K। अब आपको A डॉट B निकालना है, तो A डॉट B निकालने के लिए सीधे सीधे I को I से, J को J से और K को बाकी करने नहीं, क्योंकि वैल्यू 0 आ जाएगी। बोलो, सीधे सीधे I को I, J को J से और K को K से। लेकिन तब भी लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं I, यहाँ लिख देते हैं J। अबे I इंटू I 1, J इंटू J 1, K इंटू K 1, वो लिखा नहीं जाए, उसकी वैल्यू सबकी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, A इज इक्वल टू 2I माइनस 3J प्लस 4K, B इज इक्वल टू। अच्छा, अब एक चीज़ और, यहाँ जो मल्टीप्लाई रूल वही होगा अलजेब्रा में। क्या रूल होता है बताओ? प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो पहलू क्या आएगी? निगेटिव को मल्टीप्लाई निगेटिव से करेंगे तब भी, और लेकिन पॉजिटिव को निगेटिव से करेंगे तब वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी। इसका ध्यान देना है। अब बताओ, I कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? तो 2 इंटू 1 क्या आएगा?
यहाँ जे क्या है -3, यहाँ क्या है तो माइनस इंटू माइनस पहली बात क्या आएगा, और 3 2 जा क्या हुआ। अब देखो ध्यान दे रहो, आई जे नहीं आएगा तब भी लिख देते हैं ज़बरदस्ती। अब यहाँ के है 4, यहाँ क्या है तो माइनस में क्या आया, सॉल्व करिए आंसर आ गया। और देखो इधर देखो, a इज इक्वल टू चलो इसको बताओ a डॉट बी। अब देखो आई यहाँ 3 यहाँ 1 तो क्या आया, यहाँ जे क्या है 2 और यहाँ क्या है, क्या है यहाँ क्या है। अबे इसको लिख सकते हो प्लस में 0 के, और इसको लिख सकते हो 3i प्लस 0j माइनस 2 के। यहाँ j का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ j कोएफिशिएंट 0 है तो क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ k का क्या है 0 है, यहाँ k क्या है तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा। तो क्या किया करो कि जो रहे उसका ले लो, बाकी डिसिमिलर वाले जो अकेले है उसको छोड़ दिया करो। अब यहाँ आई था यहाँ आई था तो आई ले लिया, और यहाँ जे था यहाँ नहीं था, यहाँ के था यहाँ के नहीं था, वो 0 हो जाएगा। एक और देख लो क्योंकि यहाँ गड़बड़ करते हो। ये हो गया 3i माइनस 4k b इज इक्वल टू 3k प्लस 2j। अब बताओ जरा a डॉट b बताओ। अब बताओ देखो यहाँ के है और यहाँ के है, और यहाँ आई है यहाँ आई नहीं है, यहाँ जे नहीं, इसको छोड़ दो बस, ये इतना ले लो बस ये। तो 4 3 जा कितना आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया, बोल दो। अब क्वेश्चन देखो इस पर, ये हमने सब लिख दिया है पूरा। अब 72 क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा चलो टाइम हो गया।